आज के इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हम लोग ऊष्मा बजट की चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग पृथ्वी के ऊष्मा बजट की मुख्य रूप से स्टडी करेंगे और साथ ही साथ वायुमंडल के ऊष्मा बजट को भी समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए आज के इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है और सूर्य से पृथ्वी को जो ऊर्जा प्राप्त होती है वह लघु तरंग विकिरण के रूप में प्राप्त होती है। यानी दिन के समय हमारी पृथ्वी लघु तरंग सौरिक विकिरण से गर्म होती है और जैसे ही सूर्यास्त होता है, सूर्यास्त के पश्चात पृथ्वी सूर्य से जितनी भी ऊर्जा प्राप्त की रहती है उस पूरी ऊर्जा का वह विकिरण के माध्यम से निष्कासन करती है। पृथ्वी जब विकिरण करती है तो पृथ्वी के द्वारा विकिरण लघु तरंगों के रूप में न होकर के दीर्घ तरंगों के रूप में होता है। जब रात्रि के समय हम विश्राम कर रहे होते हैं, सो रहे होते हैं, तब पृथ्वी सौरिक विकिरण का निष्कासन कर रही होती है। सूर्य से जितनी भी ऊर्जा पृथ्वी प्राप्त की रहती है, सैद्धांतिक रूप से कहा जाता है कि वो पूरी ऊर्जा का निष्कासन कर देती है। लेकिन पृथ्वी के द्वारा सौरिक विकिरण के निष्कासन में भी टाइम लगता है। तुरंत निष्कासन पृथ्वी नहीं कर पाती, उसमें भी टाइम लगता है। तो पृथ्वी यह निष्कासन सूर्यास्त होने के जस्ट पश्चात से ही प्रारंभ कर देती है और पूरा सौरिक विकिरण का जो निष्कासन है वह सुबह 4 से 5 बजे के आसपास पूरा कंप्लीट कर देती है। और इसीलिए सुबह 4 से 5 बजे के आसपास हमें अपेक्षाकृत ज़्यादा ठंड का आभास होता है और इसीलिए पृथ्वी पर जो न्यूनतम दैनिक तापमान है वो सुबह 4 से 5 बजे के आसपास ही रिकॉर्ड किए जाते हैं, क्योंकि सुबह 4 से 5 बजे के आसपास पृथ्वी माना जाता है कि जितनी भी सौरिक विकिरण सूर्य से प्राप्त की होती है वो उस पूरी सौरिक विकिरण का निष्कासन कर चुकी होती है ना। तो पृथ्वी जो है ऊर्जा का संचय नहीं करती। सूर्य से जितनी भी ऊर्जा पृथ्वी प्राप्त करती है उस पूरी ऊर्जा का वह निष्कासन रात्रि के समय कर देती है और 4 से 5 बजे के आसपास भोर में या सुबह यह पूरा का पूरा निष्कासन जो है सौरिक विकिरण का पृथ्वी के द्वारा कंप्लीट कर दिया जाता है। यहाँ पर अब हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि पृथ्वी को सौरिक विकिरण की प्राप्ति कितनी मात्रा में होती है, कैसे होती है और फिर पृथ्वी सौरिक विकिरण का निष्कासन जो है वो किस प्रकार से करती है। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे लघु तरंग सौरिक विकिरण के रूप में जो ऊर्जा पृथ्वी प्राप्त करती है उसकी मात्रा क्या है और कैसे प्राप्त करती है। तो आइए इस चित्र में देखिए। ये जो चित्र है, इस चित्र में पृथ्वी के द्वारा जो लघु तरंग सौरिक विकिरण के रूप में ऊर्जा प्राप्त की जाती है उसको यहाँ पर दिखाया गया है। इस चित्र में ये जो नीचे लाइन है यह धरातल को प्रदर्शित कर रही है और धरातल के ऊपर ये पूरा हिस्सा जो है ये वायुमंडल है और ये वाला ऊपर वाला जो हिस्सा है यह अंतरिक्ष या शून्य को प्रदर्शित कर रहा है। सूर्य से जो भी विकिरण पृथ्वी के वायुमंडल की ओर होता है उसकी यदि हम प्रतिशत मात्रा 100 मान लें, 100% या 100 यूनिट मान लें, तो उस 100% सौरिक विकिरण में से पृथ्वी को कितना प्राप्त हो रहा है उसी का कैलकुलेशन यहाँ पर दिखाया गया है ना। तो जो 100% सौरिक विकिरण पृथ्वी की ओर चलेगा सूर्य से, उसको पृथ्वी पर आने के पहले पृथ्वी के वायुमंडल से होकर के गुजरना पड़ेगा और पृथ्वी का वायुमंडल काफी विशद है। तो इस विशद वायुमंडल से सौरिक विकिरण के कुछ भाग का प्रकीर्णन, कुछ भाग का परावर्तन और कुछ भाग का अवशोषण कर लिया जाता है। जो 100 यूनिट या 100% सौरिक विकिरण चला पृथ्वी की ओर, तो उसमें से वायुमंडल के द्वारा सौरिक विकिरण का अवशोषण, प्रकीर्णन और परावर्तन होगा। कितना होगा?
जैसे बादल जो हैं वो सौरिक विकिरण के 27% भाग को परावर्तित कर देते हैं। जैसे ही सौरिक विकिरण वायुमंडल में प्रवेश किया, उसको मिला वायुमंडल में बादल, और बादलों से क्या हुआ, सौरिक विकिरण टकरा करके पुनः वापस चला गया। कितना वापस चला गया, उसकी प्रतिशत मात्रा है 27%, 27%। इसी प्रकार से वायुमंडल में ढेर सारे धूल के कण, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर विद्यमान है। इनके द्वारा क्या होता है, सौरिक विकिरण के कुछ भाग का प्रकीर्णन कर दिया जाता है। सौरिक विकिरण को वो अवशोषित करके उसको चारों दिशाओं में फैला देते हैं। प्रकीर्णन में कितनी ऊर्जा नष्ट हो जाती है, प्रकीर्णन में जो ऊर्जा नष्ट होती है उसकी मात्रा है 6%। ध्यान दीजिएगा, ये जो 27% सौरिक विकिरण जो बादल के द्वारा वापस कर दिया गया अंतरिक्ष या शून्य को, इसका ये पृथ्वी को नहीं मिला। इसका योगदान न तो पृथ्वी को गर्म करने में है और न ही पृथ्वी के वायुमंडल को गर्म करने में है, क्योंकि ये वापस अंतरिक्ष को चला गया, वायुमंडल से बाहर निकल गया। और इसी प्रकार से ये 6% जो ऊर्जा प्रकीर्णन वाली थी, ये भी कहाँ चली गई, शून्य को वापस चली गई, अंतरिक्ष को वापस चली गई। इसका भी योगदान पृथ्वी और वायुमंडल को गर्म करने में नहीं है। इन तमाम बाधाओं से होकर के कुछ सौरिक विकिरण धरातल पर आया, और जब सौरिक विकिरण धरातल पर आता है तो धरातल के सतह के द्वारा भी कुछ सौरिक विकिरण को पुनः वापस कर दिया जाता है। यानी धरातल के द्वारा सौरिक विकिरण के कुछ भाग का परावर्तन कर दिया जाता है, और उसकी मात्रा कितनी है, 2%। ये जो सौरिक विकिरण आया, परावर्तन और प्रकीर्णन के दौरान जो धरातल पर पहुंचा, तो धरातल के द्वारा सौरिक विकिरण के 2% भाग को परावर्तित कर दिया गया, और ये भी कहां पर चला गया, अंतरिक्ष या शून्य में चला गया। इसका भी योगदान वायुमंडल को और धरातल को गर्म करने में नहीं है। तो कुल मिलाकर के 27% बादल द्वारा परावर्तित कर दिया गया, 6% प्रकीर्णन में खर्च हो गया, और 2% धरातल के द्वारा परावर्तित कर दिया गया। ये टोटल मात्रा कितनी हो गई, 35%, है ना। 27 प्लस 6 प्लस कितना, 2, 35%। ये जो 35% सौरिक विकिरण है, इससे न तो वायुमंडल गर्म हुआ और न ही धरातली भाग गर्म हुआ, या सीधे वापस अंतरिक्ष को या शून्य को चला गया। तो बचा कितना, 100 यूनिट में से या 100% में से, 100 में से अब बचा 65% या 65 यूनिट एनर्जी या सौरिक विकिरण। और ये जो 65% सौरिक विकिरण है, इस 65% सौरिक विकिरण में भी 14% सौरिक विकिरण वायुमंडल के द्वारा अवशोषित कर लिया गया। 14% किसके द्वारा अवशोषित कर लिया गया, वायुमंडल के द्वारा। जब सौरिक विकिरण वायुमंडल से होकर के गुजर रहा था, तो बादल के द्वारा परावर्तित हुआ, वायुमंडल में गैसों और धूल कणों के द्वारा प्रकीर्णित कर दिया गया, धरातल के द्वारा परावर्तित हो गया। लेकिन वायुमंडल में ढेर सारी गैसें मौजूद है जो सौरिक विकिरण को अवशोषित भी करती है, जैसे जलवाष्प, ओजोन। इन गैसों के द्वारा सौरिक विकिरण के कुछ भाग को अवशोषित भी कर लिया जाता है। उसकी प्रतिशत मात्रा कितनी है, 14%। तो 35% पहले ही नष्ट हो गई थी, अंतरिक्ष को वापस चली गई थी। 14% और जो थी वो वायुमंडल के द्वारा ले ली गई, तो बची कितनी, 51%। अब ये जो 51% एनर्जी है, या जो सौरिक विकिरण है, 100 में से 51% सौरिक विकिरण यह पृथ्वी को प्राप्त होती है। लेकिन ये जो 51% सौरिक विकिरण पृथ्वी को मिल रही है, इसमें से डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से केवल 34% सौरिक विकिरण ही पृथ्वी को प्राप्त होता है। ये 34%। ये सौरिक विकिरण पृथ्वी को प्रत्यक्ष रूप से यानी डायरेक्ट प्राप्त होता है। डायरेक्ट का मतलब है कि सौरिक विकिरण जो है सूर्य से चला और वायुमंडल की तमाम बाधाओं से होकर के आया, और आकर के 34% सीधे धड़ाम से धरातल पर गिरा या धरातल को प्राप्त हुआ। 34%।
और यही जब 34% धड़ाम से प्राप्त हुआ था, तो इसी में से क्या हुआ था, 2% परावर्तित हो गया था। परावर्तन के पश्चात ये बचा 34%। ठीक है, 34% प्रत्यक्ष विकिरण के रूप में किसको मिला, धरातल को। और 17% जो है वो अप्रत्यक्ष विकिरण के रूप में वायुमंडल को प्राप्त होता है, या अप्रत्यक्ष तरीके से वायुमंडल को प्राप्त होता है। ये अप्रत्यक्ष तरीके से जो वायुमंडल को प्राप्त हो रहा है ना, इसको हम बोलते हैं विसरित दीवा प्रकाश। तो 51% में भी 17% विसरित दीवा प्रकाश के रूप में प्राप्त हो रहा। अब ये विसरित दीवा प्रकाश क्या है? जब वायुमंडल में सौरिक विकिरण के कुछ भाग का प्रकीर्णन और परावर्तन हो रहा था, तब प्रकीर्णन और परावर्तन की क्रिया के दौरान ही कुछ सौरिक विकिरण धरातल तक आ पहुंचा, और ये जो सौरिक विकिरण प्रकीर्णन और परावर्तन की क्रिया के दौरान धरातल तक आ पहुंचा, इसी को हम बोलते हैं विसरित दीवा प्रकाश, जो अप्रत्यक्ष रूप से वायुमंडल जो अप्रत्यक्ष रूप से धरातल को प्राप्त हुआ है ना। तो डायरेक्ट रूप में कितना, 34%, अप्रत्यक्ष रूप में कितना, 17%। टोटल कितनी सौरिक विकिरण की प्राप्ति हुई, 51%, 51%। तो 100% जो सौरिक विकिरण जिसको हमने माना था जो पृथ्वी की ओर चला था, उसमें से केवल 51% ही, 51% ही धरातल को मिल रहा है। इसी से धरातलीय भाग जो है वो गर्म होता है दिन के समय। अब दिन के समय जो पृथ्वी ऊर्जा प्राप्त कर रही है 51%, इस ऊर्जा को पृथ्वी अपने पास रखेगी नहीं, इसका संचय करेगी नहीं। जैसे ही सूर्यास्त होगा, ये जो 51% सौरिक विकिरण पृथ्वी को मिला है, इसको पृथ्वी वापस करेगी। और जब पृथ्वी वापस करती है तो उसको क्या बोलते हैं, पार्थिव विकिरण या प्रभावी विकिरण। और यह जो पार्थिव विकिरण है वो कैसे होता है, दीर्घ तरंगों के रूप में, शॉर्ट वेव्स के रूप में नहीं, लघु तरंगों के रूप में नहीं। कैसे होता है, दीर्घ तरंगों के रूप में, क्योंकि पृथ्वी का टेम्परेचर कम होता है, इसलिए इसके द्वारा जो विकिरण होता है वो कैसे होगा, दीर्घ तरंगों के रूप में। तो यहां पर इस वाले चित्र में दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण को ही दर्शाया गया है, यानी जो पृथ्वी के द्वारा सौरिक विकिरण अंतरिक्ष या शून्य को वापस किया जाता है उसको दर्शाया गया है। तो कितना मिला था धरातल को, 51% सूर्य से। अब पृथ्वी जब पार्थिव विकिरण करती है दीर्घ तरंग के रूप में, तो जब पृथ्वी विकिरण करेगी तो पृथ्वी के द्वारा होने वाले विकिरण को शून्य या अंतरिक्ष में जाने के पहले उसे वायुमंडल की मोटी पारदर्शक परत से होकर के गुजरना पड़ेगा। और वायुमंडल की यह विशेषता है कि वायुमंडल दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण के अधिकांश भाग को अवशोषित कर लेता है, या अधिकांश भागों को अपने में ही रख लेता है। तो क्या हुआ, जब पृथ्वी ने पार्थिव विकिरण किया तो 6% क्या होता है, प्रभावी विकिरण के रूप में या पार्थिव विकिरण के रूप में वायुमंडल के द्वारा प्राप्त कर लिया जाता है। 6% पार्थिव विकिरण के रूप में वायुमंडल के द्वारा प्राप्त कर लिया गया, या प्रभावी विकिरण के रूप में। 9% जो है ऊर्जा विक्षोभ और संवहन के रूप में वायुमंडल को प्राप्त हो जाती है। और 19% जो ऊर्जा है वो वाष्पीकरण में खर्च हो जाती है। पृथ्वी पर महासागरीय भाग है, तमाम वाटर बॉडीज हैं, जलाशय हैं, नदियां हैं, झीलें हैं, स्थलीय भागों से भी वाष्पीकरण होता है। तो वाष्पीकरण में टोटल कितना खर्च हो गई एनर्जी, 19%। 19% ऊर्जा जो है वो वाष्पीकरण में खर्च हो गई। और 17% ऊर्जा जो है वो सीधे कहां पर चली गई, अंतरिक्ष में या शून्य में। यानी पृथ्वी जब विकिरण करती है तो पृथ्वी के द्वारा होने वाले पार्थिव विकिरण से 17% जो विकिरण है वह सीधे अंतरिक्ष या शून्य को वापस चला जाता है, और बाकी का जो है 6%, 9% और 19%, यानी टोटल ये 34% जो पार्थिव विकिरण है यह वायुमंडल में ही विद्यमान रहता है।
19% तो वाष्पीकरण में खर्च हो जाता है और ये हमारे वायुमंडल में संघनन की गुप्त ऊष्मा के रूप में विद्यमान रहता है। अब वायुमंडल को कितना सौरिक विकिरण मिला टोटल? यहाँ पर तो आपने देखा कि धरातल को जितना भी सौरिक विकिरण मिला था 51%, वो पूरा का पूरा सौरिक विकिरण पृथ्वी ने वापस कर दिया। 35% वायुमंडल को मिल गया, 17% आंतरिक या शून्य में चला गया। टोटल कितना हो गया? 51%। यानी पृथ्वी ने क्या किया? सौरिक विकिरण के पूरे भाग को वापस कर दिया। अब वो अलग बात है कि कुछ को वायुमंडल ने रख लिया, लेकिन पृथ्वी ने तो नहीं रखा। पृथ्वी ने तो पूरा का पूरा वापस कर दिया। ठीक है, तो जितना सौरिक विकिरण पृथ्वी ने प्राप्त किया वो पूरा का पूरा सौरिक विकिरण पृथ्वी ने वापस भी कर दिया। अब हम देखते हैं कि वायुमंडल को कितना प्राप्त हुआ। तो वायुमंडल को 14% मिला था सूर्य से, लघुतरंग सौरिक विकिरण से, और 35% मिला था किससे? पार्थिव विकिरण से। तो वायुमंडल को टोटल कितना मिला? सॉरी 35 नहीं, ये 34% होगा, 34। वायुमंडल को कितना सौरिक विकिरण की प्राप्ति हुई या कितनी ऊर्जा की प्राप्ति हुई? सौरिक विकिरण नहीं, ऊर्जा की। टोटल वायुमंडल को 48% ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और ये जो 48% ऊर्जा वायुमंडल को मिल रही है, इस ऊर्जा को वायुमंडल भी वापस अंतरिक्ष को भेज देता है। वायुमंडल इसको अपने पास रखता नहीं है, ऐसा सैद्धांतिक रूप से माना जाता है। ठीक है, तो बस यही है पृथ्वी और वायुमंडल का ऊष्मा बजट या ऊष्मा संतुलन। ये जो अभी हम लोगों ने पृथ्वी और वायुमंडल के ऊष्मा संतुलन को पढ़ा, यह ऊष्मा संतुलन का जो मॉडल है वो जीटी त्रिवार्था के द्वारा प्रस्तुत किया गया है और यह अत्यंत सरल मॉडल है जिसमें सीधा सीधा सौरिक विकिरण के प्रवेश और निष्कासन की मात्रा को दिखाया गया है। लेकिन इसमें कहीं पर भी प्रतिलोम विकिरण का जिक्र त्रिवार्था महोदय के द्वारा नहीं किया गया, जबकि प्रतिलोम विकिरण भी वायुमंडल के द्वारा किया जाता है। जब हमारी पृथ्वी पार्थिव विकिरण करती है तो वायुमंडल में जो जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड और जो बादल इत्यादि मौजूद है, इनके द्वारा पार्थिव विकिरण को पुनः धरातल की ओर भेज दिया जाता है। यानी पृथ्वी ने पार्थिव विकिरण किया और जो वायुमंडल में जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड और बादल मौजूद हैं, वो क्या करते हैं? पार्थिव विकिरण को, पृथ्वी के द्वारा होने वाले पार्थिव विकिरण को पुनः वापस धरातल की ओर प्रेषित कर देते हैं, भेज देते हैं, या धरातल की ओर उन्हें पुनः विकृत कर देते हैं। तो पार्थिव विकिरण के अधिकांश भाग का पुनः विकिरण जो धरातल की ओर होता है उसी को हम बोलते हैं प्रतिलोम विकिरण। और इसी प्रतिलोम विकिरण के कारण वायुमंडल के निचले भाग में और धरातलीय भाग में गर्माहट बनी रहती है। वायुमंडल का निचला भाग जो है वो गर्म बना रहता है और इसीलिए प्रतिलोम विकिरण की इस प्रक्रिया को ग्रीन हाउस इफेक्ट के रूप में या ग्रीन हाउस प्रभाव के रूप में जाना जाता है। तो ये जो प्रतिलोम विकिरण है उसको भी पृथ्वी और वायुमंडल के ऊष्मा बजट के अंतर्गत शामिल किया जाना चाहिए, जो कि त्रिवार्था महोदय ने इसको शामिल नहीं किया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये पृथ्वी और वायुमंडल के ऊष्मा बजट को सीखा। तो आज की चर्चा यहीं तक, फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।